खुश रहने के लिए आर्थिक स्थिति का नहीं, मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है पार्थ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोगों के बीच में 6 to 8 क्लास 6 to 8 के लिए मैथ साइंस के लिए अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन सिलेबस आप लोगों के बीच में सारे क्वेश्चंस को लेके आओ। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए पूरे बीपीएससी टीआरई 4 तक मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर आप लोग 6 to 8 का प्रिपरेशन करें टीचर बनने के लिए मैथ साइंस के लिए, तो मैं आप लोग को पूरा डिस्कस करूँगा। 9-10 में अगर टीजीटी मैथ से प्रिपरेशन करें तो मैं बताऊंगा। 11-12 का भी मैं आप लोग को मैथ्स को बताऊंगा। क्लियर है। तो इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ को आप लोग को मैं बताऊंगा। पल पल न्यूज जो भी होंगे टीआरई 4 के रिगार्डिंग मैं हमेशा अपडेट देता रहूँगा। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछेगा सारे को मैं डिस्कस कर दूंगा। और प्लेटफॉर्म बुक के मैं पूरे के पूरे मैं आप लोग के सामने इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करूँगा। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा हिंदी और इंग्लिश को स्किप करके केवल जीके जीएस और साइंस मैथ्स को पूरा डिस्कस कर दूंगा। केवल 30 क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा। क्लियर है। देखिए, तो मेरा स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 से ही स्टार्ट होगा हमेशा। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये रहा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्या लिखा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी की बुक में पढ़े होंगे तो उसमें लिखता होगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी फिर यहाँ पे लिखा होगा 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो लगभग में बात करा, तो देखिए लगभग की बात करना चाहता है तो 3.28 आप लोगों को देखा तो 3.3 के इक्वल आ रहा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। याद है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। क्लियर है। इसके साथ अगर पूरा क्षेत्रफल बोलता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। क्लियर है। और याद है कि भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.42% होता है। यानी भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.42% होता है। अभी भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करना चाहते हैं तो वह 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री मैं लीजिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वही देशांतरी विस्तार की बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है वह इंदिरा पॉइंट होता है। वही उत्तरी बिंदु जो वह कहलाता है इंदिरा कॉल कहलाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ इंदिरा पॉइंट जो होता है वह ग्रेट निकोबार में दक्षिण में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट्स भी कहते थे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग शिवालिक, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत या इनमें से एक सदिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं हो, क्योंकि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया, लेकिन मैं आप लोग के सामने बता दें यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि फ्रेंड मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए नर्मदा नदी अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो याद रखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, याद रखिए यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए। क्लियर है। चलिए कुछ ऑप्शन उससे मैं खेल देता हूँ। सबसे पहले मंडी परियोजना, तो याद रखिए मंडी परियोजना जो है वह व्यास नदी पर, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मंडी परियोजना किस नदी पे है, तो व्यास नदी पे है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं तिलैया परियोजना, तो तिलैया मैं खुद तिलैया से बिलोंग्स करता हूँ, ये आप लोग का होता है ब्राकर नदी पे। क्लियर है। यह ब्राकर नदी पे स्थित है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित झील है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो सबसे पहले देखिए भारत का पहला मानव निर्मित झील जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला झील गोविंद वल्लभ पंत झील है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पुलिकट झील एक होता है, इसमें देखा है तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का बिल्कुल सही है। और भी अगर इसमें देखा जाए तो गोविंद पल्लव झील के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर देखा जाए तो और भी पेरियाल, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो एक से अधिक झील नव निर्मित झील है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो फ्रेंड पेरियाल झील और ये देखिए पेरियाल झील और आप लोग का गोविंद पल्लव भी दोनों आप लोग का मानव निर्मित झील है। तो एक से अधिक हो गया तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। याद रखिएगा आप लोग को गोविंद वल्लभ पंत झील और पेरियाल झील दोनों आप लोग का मानव निर्मित झील है। ठीक है। तो ऑप्शन के ये और गोविंद वल्लभ पंत जो है ना गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर बनाया गया। क्लियर है। और रिहन नदी सोन की एक सहायक नदी है। और पेरियाल झील कहाँ पे, केरल में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा।
वही चिल्का झील की बात करना है, तो चील उड़ता है इसलिए चिल्का झील कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। कहाँ पे ये, उड़ीसा में। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के प्राकृतिक झील की बात करना चाहते हैं तो चिल्का झील होगा, यह एक प्रकार का लैगिंग झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी के झील की बोलते हैं तो सांभर झील होगी, जो कि राजस्थान में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एंड वे, पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील आप लोग का कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मैं जिस टाइप से बता रहा हूँ आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही वर्क होगा आप लोग का। दूध सागर जल प्रताप किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स याद रखिए दूध सागर जल प्रपात जो ना वह गोवा में है। कहाँ पे, ये गोवा में है। तो याद रखिएगा दूध सागर जो जलप्रपात है वो कहाँ पे, गोवा में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। ये कहाँ पे, गोवा में है, और गोवा में स्थित है, जो कि कर्नाटक सीमा के निकट है। और दूध सागर जल प्रपात जो मांडवी नदी पे स्थित है, याद रखिएगा मांडवी नदी पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो होता है ना वह इंपॉर्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। भारत का सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन सा मृदा पाई जाती है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर जो मृदा पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी जल से जो बहती हुई प्राप्त जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और याद रखिए यह देश के कुल 40% हिस्सों पर क्या पाए थे, जलोढ़ मिट्टी पाई थी। क्लियर है। यह गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के दो आपस में जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति पाई जाती है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद लाल मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए तो दुलहस्ती परियोजना जो आप लोग का सबसे पहले चेनाब नदी पे जो कि जम्मू कश्मीर में, याद है दुलहस्ती कहाँ पे, चेनाब नदी पे जो कि जम्मू कश्मीर में है। वही बात करना है कोयना, तो कोयना परियोजना जो है आप लोग याद रखें, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। वही पोंग की बात करना चाहते हैं, यह व्यास नदी पे जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है। देखिए बिहार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आप लोग मैप देखे होंगे तो देखिए बिहार के उत्तर में तो है लेकिन उत्तर पश्चिम की ओर आ जाता है, तो ये आप लोग का उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर आ जाएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता शिवालिक जो होता है हिमालय का, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी का है ये। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें और भी वैसा कुछ है नहीं, वैसे रहता तो मैं बता देता। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अब बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह सोमेश्वर श्रेणी होती है, जो कि सोमेश्वर फोर्ट की होती है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पबना विद्रोह कब हुआ था, काफ़ी अल्टरनेट क्वेश्चन है ये। तो पबना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। क्या था ये, मूल शंकर था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और इसके एक नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का एक मुख्य नारा था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो, ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ, ब्रिटिश शासन काल के दौरान कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। क्लियर है। चलिए, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। और बात करना चाहते लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस के समय अस्थाई सहायक संधि नहीं बल्कि अस्थाई बंदोबस्त हुआ था। वही लॉर्ड वेलेजली के समय वेलेजली सहायक संधि हुआ था। भारत में शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का था, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 का है। क्या ये 1854 का है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और याद रखिएगा चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत का पहला समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसका नाम क्या था, तो इसका जो नाम था बंगाल गजट था। और किसने जारी किया था, तो जेम्स अगस्त हिकी के नाम से प्रकाशित हुआ था। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी का स्थापना हुआ था, यानी किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था। तो याद रखिए 1905 में श्री श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। और लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापित भी किया गया था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, काफ़ी फेमस
क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, हमेशा BPSC पूछता है इस क्वेश्चन को। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन को, ब्रिटिश संसद का सदस्य होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हुए थे। पहले कौन थे? दादा भाई नौरोजी हुए थे। लेकिन यह क्वेश्चन पूरा किस वर्ष चुना गया था, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। दादा भाई नौरोजी 1892 में, ध्यान से सुनिएगा, 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद की और हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे 1892 में। तो ऑप्शन तो खैर यहाँ पे दिख नहीं रहा था, लेकिन आप लोग का होगा, ये देखिएगा इसमें है ना। तो 1892 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से भारतीय सदस्य बने थे। क्लियर है। और ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? WC बनर्जी। अगर क्वेश्चन आता ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? WC बनर्जी थे। क्लियर है। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये फेमस क्वेश्चन है, आप लोग मार दिए होंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। याद रखिएगा, सॉरी, महात्मा गांधी के थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे गोपाल, देखिए यहाँ पे आप लोग को रिकॉल करवाता हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए मान लीजिए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के थे महादेव गोविंद रनाडे थे, यानी MGR थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे और 1884 में ये बने थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा एवं केसरी नाम के 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। एक थे मराठा, एक केसरी। देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक से बताता, एक होता था मराठा था, एक था केसरी। अब देखिए याद रखिए मराठा जो था ना, मराठा, तो मराठा को जिस लैंग्वेज में जो किया था, मराठा को अंग्रेजी में शामिल किया, यानी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। लेकिन वही केसरी की बात करना चाहता है तो इसको मराठी में किया गया था। ये आप लोग याद रखें, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो गया था। तो मराठा को किस में किया गया था? अंग्रेजी में। और केसरी को किस में किया था? मराठी में किया गया था। क्लियर है। और याद रखिए मराठा और केसरी का प्रकाशन जो हुआ था 1881 में हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिए दोनों का जो प्रकाशन हुआ था 1881 में हुआ था। 1881 में हुआ था। क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे मराठा की बात करना चाह रहे हैं, तो मराठा को किस में किया था? बहुत सारे लोग मराठा को सोच लेंगे मराठी में, लेकिन याद रखिए अंग्रेजी में था। किस में था? ये अंग्रेजी में था। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? क्या आप लोगों को पता है? बिल्कुल फेमस था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मुंबई में हुआ था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन था ये। और याद रखिएगा ये भी चीज़, बाल गंगाधर तिलक को भारत में असंतोष का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। क्लियर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भाग 9 खा पार्ट 9 खा 20 किस संविधान संशोधन अधिनियम 2021 से अंतः स्थापित किया गया था? तो इसका जो था आप लोग का 97वां संविधान संशोधन था। क्या था ये? 97वां संशोधन था ये। ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में 9 खा जो होता है सहकारी समिति से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया गया? तो देखिए पंचवर्षीय योजना में किस योजना को पहली योजना अवकाश में, तो याद रखें 1966 से 1969 का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर होता है 1966 से लेकर 1969 को माना गया, 1969 वाले को। क्लियर है। जो कि यहाँ पे नहीं दिया, इसे पहला अवकाश माना गया। क्लियर है। तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई को करेंगे। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आ गया आप लोग से। देखिए सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, उसकी आयु जिसकी आयु साईं की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साईं की आयु का कुल योग 27 वर्ष है तो गौतम की आयु क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम लोग साईं के बारे में देखिए, यहाँ पे जिसकी आयु साईं की आयु से 2 गुना है। सबसे पहले मान लीजिए साईं है, तो साईं का जब उम्र नहीं पता हम लोग एक्स मान लीजिए। क्लियर है। और यहाँ पे गौतम, तो गौतम को क्या बोलेंगे? साईं की तुलना में 2 वर्ष अधिक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल रहा था सतीश का, मान लीजिए सतीश को ST मान लेते हैं, तो गौतम की आयु के क्या लिखा? 2 वर्ष अधिक है, यानी इसका 2 वर्ष अधिक है। अब तीनों का कुल योग क्या लिखेंगे? यानी x 2x, यहाँ पे करेंगे टोटल 5x + 2, यानी तीनों का सम किए तो टोटल कितना दिख रहा है? 27 लिख रहा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पे स्किप, देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिए 27 में 2 जाएगा, तो 25 को 5 से डिवाइड करके कितना आएगा? 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5। हमें बोल रहा आप लोग गौतम क्या है, तो गौतम का 2 वर्ष था, 2x था, तो 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 10 वर्ष होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा।
ये सब रीजनिंग को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। क्लियर है। वैसे देखिए ओ लिख रहा 15, तो देखिए ओ का होता है 15 तो 15 करें। एन आप लोग का 14 होता है तो 14 दूनी 28 कर दिए। ई होता है आप लोग का 3 में तो 3 को 5 से गुना कर दिए। जस्ट लाइक टी होता है 20 में, डब्ल्यू होता है 23 दूनी 46 हो गया, ओ होता है 15 तो ये 45। देखिए एस होता है आप लोग का 19 में रन देंगे, आई होता है 9 में तो 9 दूनी क्या हो गया 18 हो गया। एक्स होता है आप लोग का 24 में तो 24 थी 72 तो 19 18 72 कहीं है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड, देखते हैं क्या लिख रही है। एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 है, जबकि दूसरे समूह के एन सदस्यों का औसत स्कोर 12 है। संयुक्त माध्य 11.2 था, तो एन का मान क्या होगा। ऑब्वियसली फ्रेंड इसे आप लोग बना सकते हैं। देखिए टोटल कितना लिख रहा है 11.2। सबसे पहले यहाँ पे 12 का लिख रहा है 10, तो 12 को 10 से गुना करें 120 हो गया। फिर 12 का एन से करें तो 12 एन हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 12 प्लस एन करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग एन का अगर सॉल्व करते हैं तो टोटल 18 वर्ष आएगा। क्या आएगा फ्रेंड 18 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो छोटी संख्या के 20% से 25 अधिक के बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए छोटी संख्या का अनुपात 3x है, बड़ी संख्या का क्या लिखा 3x मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या के 20% में क्या लिख रहा 20 जोड़ा था तो छोटी संख्या के 10% के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 2x कर देंगे, इसके में क्या करें 20% प्लस क्या करेंगे ये कर दिए बराबर क्या करेंगे देखिए 3x गुना 10% कर देंगे प्लस 25 कर दिया। तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो टोटल वैल्यू आप लोग का आ जाएगा x का वैल्यू 50 आएगा। फिर छोटी संख्या निकालना तो 50 को 2 से गुना किया तो 100। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन ईजी आप लोग अल्टरनेटिंग तरीका से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद आप लोग 56 देखते हैं क्या लिख रही है। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये, यदि x यह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिसे 273 से विभाजित किया जा सकता है तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। 4 अंकों से यानी कि 4 9 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 273 से इसको डिवाइड कीजिए तो फ्रेंड 237 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आगे कितना बार 948 लगा दीजिएगा 4 बार में। तो यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे तो 519 बचेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना बचेगा 500 कितना बचा 474 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 45 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे जो रिमाइंडर रहता है यानी कि देखिए 1 2 3 4 यानी कि 9999 में से 45 को माइनस कर देंगे तो 9954 बचेगा। अब इसका इकाई अंक को जोड़ देंगे 9 + 9 18 18 5 23 23 4 27 होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 27 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4 वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाती है। तो धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए आप लोगों को सिंपल में बताना चाहते हैं। देखिए 1.5 वर्ष में कुल कितना हो रहा था तो 1668 हो रहा था। क्लियर है। वही बात करना चाहते 3 वर्ष में देखिएगा तो 1512 हो रहा है 1512। तो यहाँ पे देखिएगा 1.5 वर्ष में, तो 1.5 वर्ष में अगर देखिएगा तो ओवरऑल आ रहा है आप लोगों का कितना आ जाएगा तो 156 आ रहा है। क्या रहा है 156 आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 3 वर्ष के लिए देखेंगे। तो 3 वर्ष के लिए करेंगे ना तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो सिंपल में देखिए 3 वर्ष के लिए करेंगे इसको भी 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करेंगे 312 आएगा। अब धन राशि निकालना था तो हम लोग सिंपल में क्या करेंगे 1512 में से 312 को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा 1200 बचेगा। अब हम क्या करेंगे आप लोगों को परसेंट निकालना था तो टोटल दर निकालने के लिए क्या 312 लिख देंगे आगे यानी कि जो 3 वर्ष का ब्याज था इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया था 1200 आया था गुना क्या करेंगे 3। तो यहाँ से निकाले तो 26/3% आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए तो 26/3% यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। आधुनिक आवास सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु संख्या 30 होता है। सबसे पहले बात करना चाहते हैं कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का 27 होता है। बात करना चाहते हैं निकेल का 28 होता है। वही कॉपर की बात करना चाहते हैं 29 होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोग को रिकॉल कराना चाहता हूँ जो 30 होता है वह जिंक का होता है। किसका होता है जिंक का होता है। तो यहाँ पे जिंक का होता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए केल्विन के पैमाने पर लिए गए तापमान में बदलने के लिए उसमें 273 क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्या करते हैं 273 देखिए यहाँ पे किस में बदलना था डिग्री सेल्सियस में ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग घटा देंगे तो 273 को घटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को पता भी होगा और अच्छे से पढ़े भी होंगे।
चलिए, वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सेल्सियस का जो ग्राफ होता है, सेल्सियस का जब कीजिएगा तो C/5 कीजिएगा, वही केल्विन का कीजिएगा तो K माइनस यहाँ पे 273 के K माइनस 273 यहाँ पे 5 होता है। उसी पे फ़ारेनहाइट का कीजिए तो F माइनस 32/9 होता है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग पढ़ी भी हो क्लास 10 का कंसेप्ट अग्नाशय, यानी अग्नाशय पेनक्रियास। तो अग्नाशय मानव शरीर के अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्लियर है? याद रखिए अग्नाशय क्या होता है, यानी अग्नाशय जो है ना एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड होता है, यानी कि आप लोग का ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, उसके साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होता है, यानी कि एंजाइम्स को भी बाहर करता है, ये हार्मोन्स को भी बाहर करता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? देखिए, अग्नाशय के बाह्य स्रावित से एंजाइम निकलते हैं, जबकि अंदर से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। अब देखिए इसमें निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं, एक होता है अल्फा सेल। देखिए मैं रिकॉल करवा देता हूँ, आप लोग सब पढ़े होंगे, हमें पता है। तो देखिए पहला इसमें निकलता है अल्फा सेल। तो अल्फा सेल से निकलता आप लोग को जो होता है उसे बोलते हैं ग्लूकागॉन। देखिए लिख देता हूँ, आप लोग का पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। ग्लूकागॉन होगा। एक होता है बीटा सेल। तो बीटा सेल में जो निकलता है उसे बोलते हैं इंसुलिन। देखिए मैं लिख दिया हूँ, इंसुलिन निकलता है। एक होता है अल्फा बीटा, एक होता है डेल सेल। तो देखिए डेल सेल में जो निकलता है उसे बोलते हैं सोमैटोसाइनिन। क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटसन बोलते हैं, इस टाइप से बोलते हैं। क्लियर है? तीनों चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? सबसे पहले प्रोपेन जो होता है वो अल्केन का पार्ट्स होता है, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। मीथ हीथ प्रोप में होता है, एन के यहाँ पे 3 करेंगे तो C3H, 2 3 जा 6 और 2 क्या हो गया? 8 हो गया। तो C3H8 होगा, C3H8 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? और एक चीज़ याद रखें, C6H6 एक ये फॉर्मूला आता है। C6H6 जो होता है ना वह फेमस बेंजीन का होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े भी होंगे, रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसका सूत्र था? तो CH4 होता है मीथेन का, C2H6 होता है इथेन का, ये होता है प्रोपेन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया सकता? तो यहाँ पे देखिए अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो फिनोफ्थिलीन हो गया होगा, फिनोफ्थिलीन। याद रखिए फिनोफ्थिलीन संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया सकता। क्लियर है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, पीएच स्केल के बारे में आप लोग को थोड़ा रिकॉल करवाना चाहता हूँ। देखिए पीएच स्केल एक ऐसा होता है जिसका वैल्यू 0 से 14 के बीच में होता है। और याद रखिए अगर किसी का वैल्यू पीएच में यानी कि 7 के बराबर है तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या बोले? न्यूट्रल बोलेंगे, यानी उदासीन, और उसका कलर ग्रीन होता है। वही फ्रेंड्स अगर किसी का देखिए अगर किसी का फ्रेंड 0 वैल्यू आ रहा था, यानी 0 से 7 के बीच में 7 से कम आ रहा ना, तो उसे अम्ल बोलेंगे। और अम्ल का जो 0 होता है वह सबसे पहले इसका कलर होगा लाल हो जाए। क्या होगा? लाल होगा। और वही फ्रेंड्स अगर किसी का वैल्यू अगर आप लोग का केवल पूरा 14 आ रहा तो उसका 14 आ रहा तो वह समझिए क्षारक है। क्या है? वो क्षारक है। और उसका कलर कैसा रहेगा? तो गुलाबी रहेगा। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है। तो इसमें अगर देखा जाए ना तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन के समानुपाती तब होगा जब इसका त्वरण की स्थिति क्या होगी? तो याद रखिए इसका त्वरण की स्थिति क्या होगी फ्रेंड? जब शुरू किए गए समय से, क्योंकि आप लोग जानते होंगे एस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? UT + हाफ AT²। क्या बोल रहा है? हाफ AT²। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है? विराम में। तो यानी यू के वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो अल्टीमेटली एस बराबर क्या लिखेगा? AT² लिखेगा ना। तो देखिए शुरू किए गए समय के टाइम के स्क्वायर लिख दिया ना, तो एस बराबर क्या होगा? AT²। तो इससे पहले आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक आप लोग देखे होंगे। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया था? T² हो गया। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या लिख रही है, देखते हैं। किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, देखिए स्क्लेरन कैमा, एरन कैमा, पैरन कैमा। तो स्क्लेरन जो कैमा होती है इसमें आप लोगों का मृत कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है। क्लियर है? इसे हम लोग याद रखिएगा ढीठ उत्तक की कोशिकाएं भी कहते हैं, जो कि मृत सेल से बनी होती है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा ना, ढीठ यानी स्क्लेरन कैमा की कोशिकाएं मृत, लंबी और संकरी होती है, जिसकी दोनों सिराएं क्या होता है? नुकीली होती है। क्लियर है? इस चीज़ से याद रखिएगा। और इसकी भित्ति जो है ना लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, जो नारियल का जो रेशा होता है, नारियल का जो रेशा होता है, या फिर नारियल जो देखे होंगे ना, इसका जो बाहरी कवर जो होता है वह स्क्लेरन कैमा का होता है।
अब आ चुका मैथ्स में 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूँ। सिंपल क्या कीजिए, देखिएगा सिंपल 30% है तो आप लोग अगर 30 को अगर तोड़िएगा तो 30 बाई क्या लिखिएगा 100, यानी कि 10 से आप लोग का ये 3 घट गया तो 10 से 3 घटाएंगे तो 7 हो गया। फिर देखिए 20% को निकालिएगा तो यहाँ 1/5 यानी 5 से क्या हो गया 4 हो गया। 5% निकालेंगे तो 1/20 यानी 20 से क्या हो गया ये 19 हो गया। अब आप लोग सारे को गुना करिएगा, कोई कैंसिल होता है तो काट दीजिए। तो चलिए मान लीजिए यहाँ से मैं इसको कैंसिल किया हूँ, अब गुना कर लीजिए। तो देखिए 10 पचे 50 हो गया, अब 50 पचे यानी कि 250 हो गया, यानी यहाँ पे हम लोग आ गया 250। अब हम लोग 19 को 7 से गुना कर, 9 सत्ते 63 के 3 6 बच गया, 7 कम 7 अच्छे 13, 7 6 13 होता है हाँ 163, यानी कि 250 से डायरेक्टली 133 हो गया। अब बताइए कितना का डिफरेंस आ रहा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 10 में से 3 गया तो यहाँ पे 7 बचा, फिर यहाँ पे आप लोग के सामने बचा 14, 14 में से 3 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 17 हाँ 117 बच रहा। तो 117 को हम 2.5 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो ये 0 0 कटे यहाँ 2 और 5 है। अब देखिए यानी कि 100, अब यहाँ से टोटल सॉल्व कीजिएगा तो 46.80 आ जाएगा। क्या आएगा 46.80 आ जाएगा। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो 46.80 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी बढ़िया से बना सकते हैं। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को अलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है क्या होता है आप लोग को पता है, तो जैसे जानते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी के रिगार्डिंग हम आप लोग के सामने सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2.3 पर पावर 3 है तो 2.3 पर पावर 3 कर देंगे, क्लियर है। अब 0.027 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.3 पर पावर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो अल्टीमेटली आप लोग देख रहे हैं फॉर्मूला पे ही बैठा था। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2.3 है, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर था, अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो यानी 0.3 इंटू 2.3 करेंगे। देखिए बीच वाला वैल्यू आ गया, फिर 0.3 का स्क्वायर आ गया। तो आई थिंक ये हम लोग देखें तो ए माइनस बी के फॉर्म में डायरेक्टली आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ही होता है ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करें ए माइनस बी, तो ए के यहाँ पे 2.3 था, बी के यहाँ पे देखें तो 0.3 था, दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस के तो केवल 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए किरण बलियान ने एशियाई खेलों में 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती है। तो याद रखिए यह जो जीता था, पहली जो जीता था वो गोला फेंक में जीता है। किस में जीता था, गोला फेंक में जीता था, क्लियर है। चलिए ये रहा आप लोग का 40 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ पूरे का पूरे। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ, केवल मैथ्स का क्वेश्चन है आप लोग का टोटल 40 क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे मैं ट्रिक से भी बताऊंगा। मैथ्स को देख लीजिए, मैं बहुत सारे ट्रिक से भी बता दूंगा और टाइम सेव करके बताऊंगा, क्लियर है। चलिए तो गणित और विज्ञान का क्वेश्चन पहला, tan देखिए tan माइनस 550 डिग्री किसके बराबर होगा। चलिए देखता हूँ एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे तो tan है, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। देखिए हम लोग इसको बनाने के लिए आगे माइनस कर देंगे, यहाँ पे tan रहने देंगे, क्लियर है। अब 585 तो यहाँ पे 585 रहने देंगे। मैं आप लोग को थोड़ा रिकॉल करवाना चाहता हूँ, जब भी 360 से अगर अधिक वैल्यू होता है ना तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करें, जो वैल्यू रहता है उसको 360 से डिवाइड कीजिएगा। तो हम लोग देखिए डिवाइड किए तो 1 टाइम्स अगर लगाएंगे तो टोटल कितना रहा, रिमाइंडर कितना 5 2 और 2 यानी 225 डिग्री इसका रिमाइंडर आ गया, क्लियर है। 225 डिग्री रिमाइंडर आ गया। तो हम क्या करेंगे इसमें आप लोग को बताना चाहते हैं, सबसे पहले इसमें जब करें 225 यानी कि यहाँ पे सिंपल वे में tan 225 डिग्री का आप लोग को वैल्यू निकालना है, क्लियर है। ये माइनस में ऑलरेडी था तो आप बता सकते हैं tan 225 का वैल्यू कैसे निकालेगा। तो फ्रेंड्स मैं एक काम और बताता हूँ, tan 225 निकालने के लिए आप लोग क्या करें 180 प्लस 45 कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए 180 में याद रखिए कभी भी चेंजिंग नहीं होता तो ये माइनस रह जाएगा। अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे -1 वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 वैल्यू इसका होगा, क्लियर है। तो राइट आंसर अगर देखा तो -1 होगा, -1 इज द राइट आंसर, क्लियर है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ पढ़े होंगे। देखिए ऑल स्कूल ट्यूशन कॉलेज, ऑल स्कूल ट्यूशन कॉलेज, देखिए पहला में जो होता है ना 0 से लेकर 90 डिग्री में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सेकेंड में 90 से लेकर 180 तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। वही 180 से लेकर 270 के बीच में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। और इसमें 270 से 360 के बीच में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे देखे होंगे आप लोग 225, यहाँ पे तो माइनस में था, यहाँ पे tan था, ठीक है। देखिए इस टाइप से आया था ना 225 डिग्री आया था, तो यहाँ पे देखिए 225 जो आया था ना, अभी मैं आप लोग को बताया था अगर 180 से लेके 0 से 90 रहा था ऑल पॉजिटिव, और 90 से 180 के बीच में था साइन और कॉसेक पॉजिटिव, लेकिन 180 से लेके 270 के बीच में था tan पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे माइनस था ना, इसलिए हम लोग वहाँ पे माइनस रहने दिए, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 1 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। देखिए इसके लिए फार्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। तो थीटा देखिए थीटा इक्वल टू क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे L/R होता है। क्या होता है थीटा इक्वल टू L/R होता है, या फिर L इक्वल टू पढ़े होंगे थीटा इंटू R होता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 का। वैसे मैं आप लोग बताएं अगेन आई रिपीट, थीटा का फार्मूला होता है L/R, यानी L यानी होता है आप लोग का चाप होता है और R आप लोग का क्या होता है त्रिज्या होता है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 1 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अनुदिश कोण क्या होगा। सबसे पहले देखिए रेडियस यहाँ पे L निकालना, तो L निकालने के लिए हमेशा क्या कीजिएगा, देखिए 180/पाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा 180/पाई कीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए L का वैल्यू क्या लिख रहा था 1 और इसका वैल्यू कितना था 3 था। आप सॉल्व कीजिए ना, यहाँ पे कितना बार में कटेगा 60 बार में। तो टोटल ओवरऑल देखा था 60 डिग्री बाय पाई आ गया। क्या होगा 60 डिग्री बाय पाई आ गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया 100, हाँ ना, तो इसका राइट आंसर हो गया 160 डिग्री बटा पाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद, देखिए इसमें क्वेश्चन है तो x+2 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन होता है तो x+2 इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो -2 आएगा। अब जहाँ जहाँ x वहाँ पे -2 का वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -2 पर पावर 3 कर देंगे। अगेन आई रिपीट 8 है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे -2 पर पावर, इस तरह से पूरा कर दिया। तो वैल्यू फ्रेंड्स अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग के सामने 48 आ जाएगा। 48 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। 2 पासा का एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इसका ट्रिक मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले 2 पासा को फेंकेंगे तो एक पासे में 6 होता है टोटल, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पेस की सैंपल स्पेस कितना आ गया 36 आ गया। अब देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ 10 आने के लिए। सबसे पहले देखिए 2 से लेके आप लोग लिख ले 2 3 4 5 6, याद रखिए 2 3 4 5 6 लिख लीजिएगा। अब इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ 7 कर लीजिएगा। क्या लिखिएगा 7 लिख लीजिएगा। अब यहाँ से चलिए 7 के बाद 8 आता है, फिर यहाँ पे 9 आता है, फिर यहाँ पे 10 आता है, फिर यहाँ पे 11 आता है, ये 12। ये चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले आप 2 से गिनती कीजिएगा क्योंकि 2 से ही स्टार्ट होता है। 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 को सबसे नीचे ऊपर लिख दीजिएगा। 8 9 10 11 12 कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए 2 और 12 जो आता है एक बार ही मात्रा आएगा। 3 और 11 जो आएगा 2 बार आएगा। 4 और 10 आएगा आप लोग का 3 बार। उसी प्रकार 5 और 9 4 बार आएगा। ये 6 और 8 आप लोग का आएगा 5 बार आएगा। वही 7 टोटल कितना बार आएगा 6 बार। ये आप लोग का रूल होता है, आप लोग याद कर लिए, तरीका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बोला 10 आने का, तो 10 देखिए 10 यहाँ पे ना, तो 10 कुल कितना मारा 3 बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 बटा आप लोग का वहाँ पे टोटल कितना था 36 था। सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 1/12। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 1/12। काफ़ी अच्छा से मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। वही 11 के लिए बोलता तो 2/36 होता, 12 के लिए बोलता तो 1/36 होता। इस टाइप से आप लोग काफ़ी मोहब्बत से कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर हो गया 1/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 74 नंबर हो चुका है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC है और BE परपेंडिकुलर AC है। क्या लिखा है AD और B एक दूसरे को F पर काटते हैं। यदि BF बराबर AC है तो एंगल ABC का माप क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़े, देखिए ये A है और ये आप लोग का B है और आप लोग का ये C है। हम क्या बता रहे, देखिए AD परपेंडिकुलर आप लोग का BC लिख रहा, फिर BE परपेंडिकुलर AC लिखा। चल ये भी हम परपेंडिकुलर दे दिए, देखते जाइएगा थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ। अब इसके बाद दिख रहा है AD और B, यानी AD और B एक दूसरे को F पर काटते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे F पर हम लोग आपस में एक दूसरे को काट दिए। क्लियर है। अब लिख रहा है BF, तो यहाँ पे लिख रहा है BF बराबर क्या लिख रहा है FA लिख रहा है। BF बराबर लिख रहा है AC। क्या लिख रहा है ये AC लिख रहा है ना ये, हाँ। तो BF बराबर अगर AC लिख रहा है तो आप लोगों का एंगल ABC की मान क्या होगा। तो अगर इसको आप लोग बनाए तो ओबियसली अगर देख के ही बना सकते 90 का हाफ कर दे, क्या 45 डिग्री। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो 45 डिग्री क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है इकाई यूनिट डिजिट निकालना। तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, सुनिएगा। जब भी स्टेप्स करेगा ना 213 पर पावर 6 है। जब भी अगर 4 से अगर ऊपर पावर ज़्यादा है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 को उससे भागा दीजिएगा। तो 4 को भागा दीजिए तो 1 टाइम्स कीजिए तो 6 आ गया, 2 शेषफल बच गया। ठीक है। अब क्या कीजिए, यानी 213 था तो इसका लास्ट में 3 था, तो 3 के ऊपर जो रिमाइंडर कितना था 2 था, तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9 होता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 9 आएगा, तो जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर E को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें बोला ना किस वर्ग का संचाई बारंबारता 23 है। तो देखिए संचाई बारंबारता निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे CF कर दीजिएगा। देखिए निकालने पहला 4 है तो 4 रहेगा, अगला निकालने इसको जोड़ दिया तो 4 6 10 हो गया, फिर 10 5 कितना हो गया 15, 15 8 कितना हो गया 23 हो गया, फिर 23 तो आ ही गया, तो किसका आ गया 30 और 40 का आ गया। तो ऑप्शन क्या करेंगे 30 और 40, तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा।
चलिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं। देखिए ट्रायंगल एबीसी में एडी जो होता है एंगल बीएसी को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड है। यदि एबी बराबर 21 सेंटीमीटर, एसी बराबर 14 सेंटीमीटर, डीसी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान क्या होगा, जहां बिंदु डी बीसी पर स्थित है। कुछ नहीं करना है आप लोग को, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना है। समद्विभाजित करता ना, क्या लिख रहा है, मैं फंस रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखता हूँ क्या लिख रहा है, जहाँ डी बीसी का समद्विभाजित करता है। देखता हूँ ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है बीएसी को समद्विभाजित करता है, एडीसी। ठीक है, देखता हूँ मान लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी है। सबसे पहले ए बी सी में मान लिया, मान लीजिए ए आपका ये और ये आप लोग का बी है और ये सी है। ठीक है, तो लिखा है ए डी बी ए सी को, बी हो गया ए सी को समद्विभाजित करता है। चलिए ए डी को यहाँ पे कर दिए, यानी कि ए डी जो है ना, देखिए बी ए सी को समद्विभाजित कर दे, दो भाग में बांट दिया। यदि रेखाखंड या ए बी, तो ए बी का वैल्यू अगर आप लोग देखें तो ए बी का वैल्यू टोटल 21 लिख रहा, ए सी का वैल्यू टोटल 14 लिख रहा, डी सी का वैल्यू 4 लिख रहा, 4 लिख दिए। और बी सी का वैल्यू निकालना है, वो बी डी का निकालना ना, तो आराम से बना सकते हैं। इसके लिए रूल होता है क्या, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ। याद रखें एडी जो है ना, देखिए एडी जो है बीएसी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं ए बी बटा, देखिए ए बी बटा ए सी कीजिएगा, क्या लिखिए ए बी बटा ए सी। देखिए ये ए बी है ना, ए बी और ए सी दोनों बराबर कीजिएगा। इसके बराबर आ जाएगा आप लोग का ये क्या, बी डी है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बी डी करेंगे, बाई क्या कीजिएगा, डी सी कीजिएगा। ये होता है फार्मूला। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो ए बी का फ्रेंड्स हम लोग वैल्यू कितना दिया था, 21 दिया था, और ए सी का आई थिंक हम लोग देखे थे तो कितना था, 14 था, तो 14 दे दिए। अब बात करना चाहते हैं बीडी का, तो बीडी का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो चलिए बीडी का जहाँ पे हम लोग बीडी रहने दिए, क्लियर है। तो बीडी रहने दिए। अब डीसी का वैल्यू आई होप कितना दिया था, तो डीसी का वैल्यू 4 दिया था। सॉल्व कीजिए ना, 7 × 21 हो गया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 हो गया, तो 3 दूनी 6। तो बीडी का वैल्यू देखे होंगे तो 3 दूनी 6 आ गया। तो बीडी का वैल्यू आप लोग देखे होंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आप लोग को टोटल बीसी निकालना था। आई होप आप लोग देखे होंगे बीसी जो था ना वह बीडी प्लस, देखिए मैं लिख देता हूँ, बीडी प्लस डीसी का सम था। तो एक का वैल्यू 4 था, एक का वैल्यू 6 था, तो 4 अच्छे क्या होता, 10 होता। तो टोटल अगर देखिएगा तो 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोग को मज़ा आ गया होगा, क्लियर है। नहीं अगर समझ में आता तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। देखिए इस टाइप से ए बी सी बना सकते हैं, ये भी आप लोगों को दिक्कत है। ए बी सी बना दीजिए। अब देखिए ए यहाँ पे समद्विभाजित कर सकते थे, यहाँ पे डी कर लीजिए। हाँ करें, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से आप लोग बनाएंगे तो ए बी बटा ए सी, देखिए ए बी बटा ए सी इक्वल टू भी कर सकते थे बी डी बटा डी सी, इस टाइप से भी आप लोग बना सकते थे, क्लियर है। दोनों फिगर से राउंड फिगर सही था आप लोग का। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः 2, 4, 6, 9, 8, 10 है तो चौथे शीर्ष का मान क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किसी समांतर चतुर्भुज को बनाएंगे। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना दिए। ए का वैल्यू क्या लिख रहा है, 2, 4, तो यहाँ 2, 4 कर दिए। बी का वैल्यू अगर देखिए तो 6 और 9 लिख रहा था, 6 और 9 कर दिए। सी का वैल्यू अगर देखेंगे तो 8 और 10 लिख रहा था, तो 8 और 10 लिख देंगे। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा। और एक और डी का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो डी का वैल्यू रहने दें, यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे सी करेंगे, आप लोग का ये क्या था, ए था, आप लोग का ये क्या, बी है। अब सॉल्व कीजिए ना, तो चौथे के लिए हम लोग क्या मान, एक्स वाई मान लिया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोग आई होप पढ़े होंगे, रूल्स क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों ये आप लोग का बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके सामने पहला क्या, 2 और 8 को, यानी 2, देखिए ए सी बराबर, इसका विकर्ण आपस में बराबर होता ना, तो ए सी बराबर बी डी करेंगे। तो देखिए ए 2 + 8 बाई क्या करेंगे 2 इक्वल टू, तो फ्रेंड्स 6 + x करेंगे, 6 + x करेंगे बाय 2, ये 2 2 कैंसिल, 8 2 10। देखिए यहाँ पे 10 बराबर क्या करेंगे, 6 + x करेंगे, तो x का वैल्यू देखेंगे तो 4 आ गया होगा। कितना आ गया, 4। उसी प्रकार हम लोग y का निकालेंगे। तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं y का वैल्यू, यानी देखिए 4 और 10 जोड़ेंगे, कितना है 14, 14 को 2 से भाग देंगे 17 आ गया, 7 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे y 9 + y, 9y हो गया, फिर इसको 2 से गुना करें, 14 में से हम लोग क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे, कितना आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हाँ ठीक है, तो 14 में से 9 घटाएं 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू, एक एक्स का वैल्यू कितना था 4, वाई का वैल्यू कितना था 5, तो 4 5 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो ई को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड। इसमें क्या मैं करता हूँ, इसमें हमेशा वैल्यू पुट करके बनाइएगा ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आई होप आप लोग बनाए होंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। सांख्यिकी में वर्ग अंतराल 16 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए वर्ग चिन्ह जब भी निकालने के लिए किसी का भी बोलता है, तो आप लोग क्या कीजिए, जो दोनों जो रहता है उसको ऐड कर दीजिएगा। तो दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो 16 और 20 को ऐड किया तो 36 आएगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 18 आएगा, क्या आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
चलिए, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, देखिए मूल तभी समान होते, देखिए मूल तभी समान होते हैं जब इसका बी बराबर 0 लिख सके, यानी जब बी बराबर इसका क्या होता है, सॉरी बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac आता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, यानी कि 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, मूल तभी समान होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। आई थिंक हम लोग इसको शॉर्टकट में कहते हैं डी इक्वल टू भी 0 होता है। डी का फार्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, देखते हैं क्या है ये। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर है और उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो आप लोग को उन्नयन कोण निकालना है। देखिए सबसे पहले कोई स्तंभ है और इसकी परछाई, तो देखिए परछाई हमेशा जमीन पे बनता है और ये स्तंभ 2√3 था। आप लोग को एंगल निकाला, देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो आप लोग क्या करें 2√3/2 कीजिए, तो 2 2 कट गया तो √3, तो टेंजेंट में √3 किसका वैल्यू होता है, तो आप लोग जानते हैं 60 डिग्री का होता है। तो अल्टीमेटली राइट आंसर होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी ओरली क्वेश्चन था ये। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया सकता है। देखिए कितने वाले क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर किनारे वाला था और कितने घन को 1 सेंटीमीटर कितने में बोला, तो हम लोग क्या करें इसका क्यूब निकाल देंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 125/1 आएगा, टोटल अगर निकालेंगे तो 125 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर दीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या कि सबसे पहले रूट में था तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ पे क्यूब रूट बचेगा किसका, 3 का बचेगा। यहाँ 3 का स्क्वायर किए थे तो क्या था 9 आया था। अब तो आप लोग बना सकते हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे और 9 में से 5 को माइनस करें तो 4 बचेगा। अब ये क्यूब है तो यहाँ पे गुना कर देंगे, तो यानी दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो एक्स का वैल्यू निकालें तो 4 का क्यूब क्या होगा 64 होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 64। ऑप्शन में क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल CBD 30 डिग्री है, तो एंगल BAC का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एंगल CBD, तो C कहाँ पे है, C है, आप लोग B है, ये D है, तो यहाँ पे वैल्यू 30 डिग्री है। तो हम लोग सबसे पहले COD निकालेंगे। तो आप लोग को पता अगर किसी पेरीमीटर पर एंगल कुछ बनता है ना, तो उसका सेंटर पर उसका दुगना होता है, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना डिग्री होगा 60 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब देखिए एंगल AOB, तो एंगल AOB निकालेगा ना, तो ये अगर 60 डिग्री है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी 60 हो जाएगा। हम लोग को निकालना किसका BAC का, तो अल्टीमेटली में BAC अगर निकालिएगा ना, तो ये भी क्या रहेगा 60 डिग्री नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन इजी, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते थे। एक संख्या 2 अंकों की बनी है, यदि इकाई के स्थान का अंक 4 हो और दहाई के स्थान का अंक x है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए क्या लिखा, 2 अंकों की बनी है, इकाई के स्थान पे 4 है, तो इकाई के स्थान पे 4 है और दहाई के स्थान पे x है, तो दहाई के स्थान पे 10 को हम लोग x से गुना करेंगे, 10x + 4 है कहीं ऑप्शन है कि हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो ये सब ईजी है, आप लोग बना सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन मैं अच्छे से बताऊंगा। n पदों के एक समांतर श्रेणी AP में जिसका योग n² - 2n है का पांचवा पद किसके बराबर होगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें पांचवा पद बोला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जब भी स्टेप्स का योग दिया रहता है तो हम लोग a निकालेंगे। तो a निकालने के लिए क्या किए, जहाँ जहाँ n² है यानी जहाँ n वहाँ पे 1 पुट करिए। तो देखिए n² तो यानी 1 का पुट किया, 1 का स्क्वायर आ गया -2, n का पे 1 करेंगे, तो यहाँ 1 - 2 करेंगे, तो आई होप कितना आ रहा -1 आ रहा। क्लियर है। अब d निकालने के लिए आप लोग क्या किए, जहाँ पे n² है उसको जैसे s² है ना, तो यहाँ पे 2 टर्म होगा, इसके कांस्टेंट वैल्यू कितना था 1 था, गुना कर दिया तो कितना आ गया 2, यानी a का वैल्यू -1 है और d का वैल्यू 2 आ गया। क्लियर है। हमको इसमें निकालना पांचवा पद। देखिए अगेन आई रिपीट, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा आप लोग को, यहाँ से निकालना सिखाते हैं। देखिए आगे डी निकालने सीखे, तो डी निकालने के लिए क्या, ये देखिए 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। अब इसके पहले कुछ है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया और a का वैल्यू क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ n था वहाँ पे 1 पुट करते, तो 1 - 2n 2, तो यहाँ पे -1 आया था ना, हमको निकालना था पांचवा पद। तो पांचवा टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिखें, a + 4d, तो a का वैल्यू अगर आप लोग देखें तो -1 आ रहा +4 और d का वैल्यू कितना था, ये 2 था, तो यहाँ सॉल्व करें तो -1 + 8 आ गया, तो टोटल सॉल्व किए तो 7 आ रहा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अगर बी पे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब ट्रिक मेरे पास मिलेगा, मैं सब सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए 2 अंक की सभी विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, क्लास 10th का ओरली बन जाएगा आप लोग से।
तो दो अंकीय सभी विषम संख्याओं की योग ना, तो दो अंकीय सबसे पहला विषम संख्या 11 होता है, दूसरा क्या होता है 13 होता है, लास्ट 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 दो अंकीय विषम संख्या लास्ट होता है 99 होता है। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से n निकालिए, तो n निकालने के लिए हम सिंपल वे में लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 99 में से 11 को घटाएंगे 88 आएगा। टोटल डिफरेंस 2 का था तो उससे भागा देंगे, 88 भागा तो 44 आ गया, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 45 आ गया, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लोग को इसका विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सिंपल अर्थ है फ्रेंड्स n/2 इंटू a प्लस एल होता है। तो देखिए आप लोग के सामने n का वैल्यू कितना था 45 था, तो 45 कर दें n/2 कर दें a प्लस एल, तो a का वैल्यू 11 था और l का वैल्यू 99 था। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पे तो वैल्यू आ रहा 45/2 आ रहा, अब 11 प्लस 99 आता है आप लोग का, आई थिंक 110 होता है, 2 का पावर में 110 55 बार में आता है, 55 को 55 से 45 को 55 से गुना किया तो 2475 आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए ठीक है, चलिए, हृदय अपना गुल्लक खोलता है, उसे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के 10 5 2 1 के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में कुल गुल्लक है कितनी राशि है। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बता रहे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 10 रुपये का सिक्का, 10 का सिक्का 10 है, तो 10 का देखो जहाँ पे अगर रेशियो में रहा तो उसको x मान लेते हो, तो 10 के अपन लोग 10x मान लेंगे। उससे 5 है तो हम लोग क्या करेंगे 5x मान लेंगे, 2 है तो 2x मान लेंगे, 1 के अपन लोग x मान लेंगे। सभी का सम कितना लिख रहा है 72, टोटल जोड़िए ना, तो यहाँ पे 18x आ रहा है, तो 18x का वैल्यू कितना आ रहा है 72 आ रहा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है ना गुल्लक में कुल राशि कितना है, तो देखिए जहाँ आप लोग का x का वैल्यू तो वहाँ पे 4 फुट कर दीजिए। क्लियर है, तो 10 को 4 से गुना किए कितना आ गया 40 आ गया, प्लस 5 को 4 से गुना किए 5 चौक कितना होता है, आई थिंक 5 चौक 20 होता ना। हाँ, अब यहाँ पे 1 मिनट 40 तो हो गया, लेकिन इस सिक्कों की संख्या 1 था तो 1 कर दिए, फिर देखिए 5 चौके 20 हो गया। अब 20 को भी हम लोग कितना से गुना करेंगे फ्रेंड, तो 20 को हम लोग गुना करेंगे यहाँ 2 से, क्योंकि 2 था ना, तो 20 दूनी यहाँ भी 40 से हो गया। अगेन आई रिपीट, फिर देखिए यहाँ पे था 2x, तो 2 को 4 से गुना किया 8 हो गया, 8 बचे 40, तो यहाँ भी 40 हो गया। अगला यहाँ पे x था, तो x का वैल्यू 4 था, 4 को 10 से गुना करेंगे 40, 40 40 80 80 120 160 आ गया, तो राइट आंसर आएगा 160 रुपीज़। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 160 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, वैसे जो x का वैल्यू आता है ना उसी का मल्टीपल होता है, ये भी आप लोग को ट्रिक में बता दिया हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है, सुमित समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की राशि का धनराशि आवंटित की गई है। सुमित और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद क्या लिख रहा है देखते हैं। मेरे पास बुक है तो उसी से पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग को भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए लिख रहा है, एक दिन कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ तो अशोक को भुगतान की गई राशि क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 92 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे याद रखिए क्या लिखा, समीर और पुनीत है ना, तो SP। देखिए समीर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ये कितना दिन में 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों का द्वारा कुल किया गया कार्य 30 हो गया। अब इसका क्षमता देखेंगे, एफिशिएंसी इसका देखेंगे तो टोटल 3 का था, इसका कितना का था 2 का था। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसका, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोला ना, अब दोनों यहाँ पे क्या लिख रहा, इस कार्य के लिए 45 रुपये धनराशि आवंटित की गई है। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया। तो देखिए ये दोनों आप लोग को दोनों कार्य किया कितना दिन, 3 दिन। तो क्षमता 3 2 5 था, तो 5 के क्षमता से टोटल 3 दिन कार्य किया, तो कुल कितना कार्य किया फ्रेंड, तो 15 दिन कार्य किया। टोटल कार्य कितना था 30 था, तो 30 में से 15 कार्य कर दिया, तो कुल कितना से कार्य बचेगा 15 कार्य बच गया। आई होप अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा क्या लिख रहा, धनराशि कार्य करने के बाद, यहाँ पे भी तो लिख रहा कार्य करने के बाद, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया कार्य। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं निकालूंगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा कार्य करने के बाद अशोक को भी शामिल कर लिया। तो यहाँ पे देखिए 15 तो आ रहा, इसके बाद बोल रहा अशोक को भी शामिल कर लिया, तो अशोक के बारे में तो पता नहीं है। और कुल 5 दिन में कार्य हुआ। तो देखिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले फ्रेंड समीर था पुनीत था। देखिए समीर और पुनीत था, समीर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, पुनीत किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा था। इफिशियंसी कितना था 30 का था, इसका 3 का था, ये 2 का था। क्लियर है। अब क्या लिखा, ये दोनों मिलकर 3 दिन कार्य किया। तो देखिए सबसे पहले इफिशियंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसका 3 था, ये 2 था, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। 5 इफिशियंसी और टोटल 3 दिन कार्य किया, तो 15 दिन हो गया। अब बोला ना इसके कुछ दिन बाद अशोक को कार्य में शामिल किया गया और कुल 5 दिन तक कार्य हुआ। तो देखिए पहले आप लोग का 3 दिन कार्य हुआ, अशोक जब आया तो टोटल 2 दिन और बढ़ गया, तभी ना 5 हुआ ना। तो अशोक के बारे में नहीं पता। देखिए इसका 3 का क्षमता था, इसका 2 था, अशोक का क्षमता नहीं पता, हम लोग x मान लिए और टोटल मिला के ये यानी इस सब इधर कितना दिन तक कार्य किया। तो फ्रेंड टोटल 5 दिन तक, तो 5 दिन में 3 दिन तो पहले हो गया, तो केवल 2 ही दिन बचा ना, तो 2 दिन के अनुसार कार्य किया। टोटल वर्क का एफिशिएंसी कितना 30 था। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आप लोग का 15 आ गया, प्लस देखिए 3 2 5
5 को 2 से गुना के 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 2x करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 10 प्लस 2x करेंगे इक्वल टू क्या करेंगे 30 करेंगे। अब सॉल्व किया ना, 15 10 25, 30 में से 25 गया तो 5 बचा, और फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल 2.5 आएगा, यानी अढ़ाई आ गया। अब यहाँ पे लिख रहा है अशोक द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो फ्रेंड देखिए अशोक का कार्य की क्षमता कितना था, 2 दिन किया, तो अढ़ाई के अनुसार 2 दिन काम करेंगे तो 5 हो गया, यानी 5 यूनिट कार्य किया। अब देखिए यहाँ पे 5 यूनिट कार्य किया, ठीक है। अब देखिए टोटल यूनिट कितना था, 30 यूनिट था। अब 30 यूनिट का जो वैल्यू था आप लोग का 4500 के बराबर था, कितना था 4500 के बराबर था। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखिएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और अशोक का कितना था आप लोग का 5 यूनिट था, 5 को 150 से गुना करेंगे तो 750 होगा, कितना होगा ये 750 होगा। तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ था, तो आराम से आप लोग कर सकते थे, तो 750 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा सीखने में, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा है, कहाँ गया, देखिए ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे देखिए 7x है, यहाँ पे 6 वर्ष बाद हो रहा था, 6 वर्ष बाद ही, तो यहाँ पे कितना था 8x था प्लस 6 वर्ष बाद, अनुपात कितना था 8:9 हो रहा था, क्लियर है। यहाँ से सॉल्व किया तो x का वैल्यू 6 वर्ष आएगा, तो a की वर्तमान है 7 कितना हो गया 42 हो गया। c का यहाँ पे ये तो हो गया, अब c का तो निकालेंगे, तो c का बोला इससे 10 वर्ष अधिक है, तो 42 में 10 जोड़ेंगे कितना है 52 वर्ष आ गया। तो 52 वर्ष आ गया तो ऑब्वियसली आप लोग बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमको पता, आप लोग बना दीजिएगा। चलिए 95, देखिए ये सब सारे क्वेश्चन इजी वे में आप लोग बना सकते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज 1623 रुपये। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या होगी। तो फ्रेंड इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 10% है ना, तो इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 10% को तोड़िए, तो 10% को अगर तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1/10 करेंगे, 10 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.5 वर्ष है, तो सबसे पहले 2 वर्ष के अनुसार तोड़ेंगे, तो 10 से शुरू में क्या हो रहा है 11 जा रहा है, 10 से 11 चला गया। अब लास्ट में इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 क्या हो गया 20 हो गया। यानी यहाँ पे देखेंगे 20 से आपका ये कहाँ जा रहा है 21 में जा रहा है। अब आप लोग गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे करेंगे तो टोटल 2000 हो गया, कितना आ गया 2000 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 11 को 11 से गुना किए हैं, सॉरी 21 को आगे 11 से गुना करेंगे। देखिए आप लोगों के सामने मैं गुना कर रहा हूँ, 11 को 21 से गुना किया, 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 2 आएगा, यानी 231 आ गया। फिर इसको 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग का आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 1 आ जाएगा, फिर 3 और 1 4 आ जाएगा, फिर 3 2 5 आएगा, फिर 2, यानी 254 बनाएगा, क्लियर है। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 541 आएगा। देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे डिफरेंस लिए तो 541 आ रहा, और टोटल ओवरऑल कितना था यहाँ पे 2000 था, कितना था ये 2000 था। यहाँ हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से 100 से क्यों करेंगे, यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ रहा था, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ब्याज कितना लिख रहा था 1623 लिख रहा था, 1623 लिख रहा था। तो यहाँ पे हम लोग आगे दोनों के लिए 541, यानी 541 का वैल्यू जो दे रहा ना 1623 के बराबर लिख रहा था। हम लोग देख सकते हैं इसको 3 से अगर गुना करते हैं, 3 से, हाँ तो ये 3 गुना है ये, यानी 541 को 3 से गुना किया तो 1623 आ गया। तो आप लोगों का राशि क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे 2000 जो है 2000 को 3 से गुना करें, यानी कितना हो जाएगा 2000 को 3 से गुना करेंगे कितना आ गया 6000 आएगा। तो राइट आंसर 6000 होगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छा से बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग बना सकते हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ए की आय 40% की वृद्धि हुई है, बी की आय में 90% वृद्धि हुई, तो इसकी संयुक्त आय में वृद्धि कितनी होगी। देखिए ए की आय बी की आय से, देखिए मान लीजिए बी की आय है ये, और ये आप लोग का ए की आय, सबसे पहले लिख रहा है ए की आय बी की आय से, तो बी की आय 100 था, तो ए की आय कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। अब लिख रहा है ए की आय में 40% की वृद्धि हुआ है, तो यानी कि 150 में से 40% की वृद्धि करेंगे तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, क्लियर है। और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे क्या होगा 190 हो जाएगा। तो बोला उसके संयुक्त आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो संयुक्त जब भी बोलेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल में आगे ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी वृद्धि के बाद तो 110 और 210 और 190 को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसको जोड़िए तो 400 आएगा, क्या आएगा 400 आएगा। वृद्धि बोला तो अब देखिए यहाँ पे 150 और 150 को 100 को जोड़िएगा तो ये कितना 250 होता है, यानी कि आप लोग क्या किए यानी 400 में से 250 घटाइएगा माइनस, तो माइनस हमेशा क्या करते हैं मूल वाले को लेते हैं। मूल कितना था 250 था, तो फिर 250 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के सामने 60% इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर किया तो 60% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं।
एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य में 25% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल ऑरली बनाना। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति मान लीजिए सीपी है, ठीक है, सीपी है, सीपी का आपको रेट नहीं पता, हम लोग 100 रुपये मान लिए, यानी कि 100 रुपये मान लिए। अब बोलना क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है, तो 40% अधिक करता है, तो यानी यहाँ पे MP करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो गया। और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट करता है, यानी डिस्काउंट जब करता है तो वो SP बन जाएगा। तो 140 का 25% डिस्काउंट देंगे तो यानी कि टोटल यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 105 रुपये। क्या हो जाएगा, 105 रुपया। अब बोलो उसका लाभ या हानि हुए, अब खुद से देखिए दिमाग से, 100 रुपये वाला चीज़ कितना मिल रहा है, 105 रुपये मिल रहा है, तो कितना क्या होगा, तो 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 5% का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो बिल्कुल ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5% लाभ हो रहा है। क्लियर है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है। देखिए A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। C B से 3 वर्ष छोटा है, तो C की वर्तमान आयु क्या होगी। सेम प्रोसेस बना, देखिए 8x है तो यहाँ पे 9 वर्ष बाद 9 कर दिए, जस्ट लाइक सेम 9x है प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 9, दोनों का रेशियो क्या लिख रहा है, 19:21 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं 6 हो जाएगा। तो हम लोग आगे सबसे पहले B की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर B की वर्तमान आयु निकालेगा ना, तो 6 को 9 से गुना करें तो 9 6 54 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे C बोल रहा है उससे 3 वर्ष का छोटा है, तो सिंपल में 51 वर्ष हो गया। तो है क्या 51 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर दीजिए ना, तो 51 हो गया। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 99 क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिख रही है। 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल क्या होगी। कुछ नहीं करते, देखिए याद रखिएगा, आप लोग को पता चला उसी दिशा में दोनों चल रहे, देखिए उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में रहेगा ना, तो स्पीड को डिफरेंस करते हैं, यानी कि समान दिशा में चाल करता है। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, आगे डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड निकाले 44 में से हम लोग 8 को घटाएंगे, तो अल्टीमेटली 44 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। क्या बचेगा, 36 बचेगा, ठीक है। अब इसको कितना से गुना करेंगे, 15 से गुना, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 15/18 5/18 से गुना करेंगे। अब इसको 15 से गुना कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 2 बचे 10, 10 को 15 से गुना करेंगे कितना आ गया, 150 आ गया, यानी 150 मीटर आ गया, है ना। अब क्या बोल रहा आप लोग को, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है तो महिला को 10 सेकंड में पार करती है, तो महिला की गति ज्ञात करना है। देखिए अब बोल रहा कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, तो विपरीत दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, तो देखिए विपरीत दिशा में रहेगा ना, चाल को हम लोग ऐड करते हैं, तो महिला की गति। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 150 मीटर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कितना ले आते हैं, यहाँ पे साइड में लीजिए 150 मीटर। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा महिला की गति, तो महिला की गति x मान लीजिए। अब रेलगाड़ी के विपरीत चल रहा है, तो विपरीत हमेशा ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 44 था, इसको मान लेते हैं x, ये कर देंगे, यानी देखिए चाल बड़ा क्या, तो दूरी बटा समय, दूरी कितना था 150 था, और समय शायद 10 सेकंड लिख रहा था। यहाँ तक समझ आ गया ना, एक मिनट रुके, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड। देखिए सबसे पहले चाल बटा क्या, तो दूरी बटा समय, तो चाल तो ये है, लेकिन इसको हम लोग क्या करें 5/18 से गुना करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में। तो चाल दूरी कितना था 150 था, दूरी बटा समय कितना था 10 सेकंड था ना। हाँ सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ से 5 के पावर में 15 3 बार में आता है, तो यहाँ से कीजिएगा तो 44 + x करेंगे। क्लियर है, तो 18 पचे कितना होता है, 90 होता है, हाँ शायद 90 होता है, हाँ सही है। 18 को 3 से यहाँ पे 18 तिया होगा ना ये, तो 18 तिया 54 हो गया। अब देखिए x में 54 में से 44 को घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 99 हो गया, अब 100 क्वेश्चन में आते हैं। चलिए कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर प्रतिशत पर 3 वर्षों बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों बाद 27,900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, तो राशि ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, देखिए आप लोग को ब्याज निकालना है। देखिए आप लोग को मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल है ये, क्लियर है। अब प्रिंसिपल 3 वर्ष बाद कितना हो रहा था, आई थिंक लिख रहा था कितना 18,600, तो हम लोग लिख दिए 18,600 लिख रहे हैं। अब इसके 6 वर्ष बाद यानी कि तुरंत 6 वर्ष बाद कितना लिख रहा था, 27,900 लिख रहा है, 27,900 लिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करें, ये देखिए 3 वर्ष बाद दिख रहा था, फिर 3 दिन 6 हो गया, यानी 3 वर्ष यहाँ बाद हो गया, टोटल यहाँ देखिए तो 6 वर्ष हो गया ना। तो हम लोग प्रिंसिपल जब निकालने के लिए जब बोलेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल कितना था, आप 18,600 था, है ना। अब यहाँ पे लास्टली अगर आप लोग देखेंगे तो कितना लिखा था, 27,900 लिख रहा था, गुना क्या करेंगे 18,600 करें, यानी ये होता है, यानी कि जो आप लोग का कम रेट हुआ तो उसको डबल टाइम्स गुना करके जो बड़ा वाला उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट फार्मूला बता देना चाहता हूँ। इस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा ना, अगर दुगना रहता है तो हमेशा क्या करिए, जो शुरू वाला जो
प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उसको डबल टाइम्स गुना कर दीजिएगा। क्लियर है। अब पहला वाला जो लार्जेस्ट होता है यानी लास्ट वाला जो बन जाता है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो आप लोग का रुपीज़ शायद आ जाएगा 12400 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग बना के बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है। आई होप आप लोग बना लीजिएगा। यदि 10 अंकीय एक संख्या इतना है 8 से विभाजित, तो y का मान क्या होगा। सबसे पहले 8 से विभाजित वही संख्या होती है इसका लास्ट 3 डिजिट आप लोग को 8 से कैंसिल होता है। तो फ्रेंड लास्ट 3 डिजिट कितना 8 है, y है और 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे y के जहाँ पे कि आप लोग से 8 से डिविजल हो जाए। मान लीजिए 7 पुट करते हैं, तो अगर 7 ऑप्शन से देखना पड़ेगा। ठीक है। तो 7 अगर पुट करते हैं तो देखिए 8 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। अब 8 से भागा दिए तो हाँ कट गया, 8 का 9 72, तो 8 भी हो सकता है। मान लीजिए 8 पुट करते 88 फिर 2, ये नहीं होगा। 3 मान लीजिए पुट करते तो 8 3 2, तो यहाँ पे अगर पूरा 8 चौक बताइए नहीं दोनों 7 और 3 दोनों हो सकता है, यानी 7 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 था, यदि 2 विद्यार्थियों का अंक 83 और 24 का स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गया, तो सही औसत क्या होगा। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका एक ट्रिक होता है, मैं आप लोगों को शायद बता देता हूँ। अगर हो गया तो ठीक है, दोनों का आगे जोड़िए। 83 और 24 को सम किए तो कितना आ गया 7 आ गया, 8 2 10, 10 और 1 11 आ गया, यानी कि 117 आ गया। अब ये दोनों को सम कीजिए कितना आ रहा, तो यहाँ पे लिख रहा 8 2 10, 4 3 7 और 1 8। अब देखिए 117 होने का था लेकिन कितना हो गया 80। अब बताइए वैल्यू बढ़ा या घटा, तो आप लोग खुद से बता सकते हैं वैल्यू घट गया। क्या हो गया, घट गया। तो जब भी घटता है याद रखिए इसका कंडीशन होता है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी घटता है वैल्यू तो याद रखिएगा जो आप लोग का औसत अंक था कितना था 64 था, तो जब भी घटेगा ना तो औसत अंक में प्लस कर दीजिए। क्लियर है। तो प्लस कर देंगे। अब ये देखें कितना का डिफरेंस घटा है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें 117 में से 80 को माइनस करेंगे तो 10 7 में से 0 के 7 बचा। अब 11 में से 8 गया तो 3 बचा, यानी 37 बच गया। अब यहाँ पे 37 तो कर देंगे, लेकिन आप लोग को बताना कुल कितना विद्यार्थी था 50 था, यानी कि आप 50/80 करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। ये 37 समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले ये दोनों को जोड़ दिए, कितना आया था 117 आ गया था, वहाँ पे 38 और 42 को 80 आ गया था। मैं क्या बताया हूँ, तो देखिए टोटल 117 था लेकिन हो कितना गया 80। तो यहाँ पे जब घट रहा तो मैं क्या बताया, अगर वैल्यू घटेगा तो जो औसत अंक रहेगा उसमें आप लोग सम कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे बढ़ जाता तो उसमें घटा देते हैं। तो यहाँ पे घटा इसलिए हम लोग प्लस का सिंबल दे दिए। अब कितना घटा 37, और ओवरऑल कितना स्टूडेंट्स था 50 था, इससे डिवाइड कर दिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं यानी कि इससे डिवाइड किए होंगे तो आप लोग बीच में देखिए इसका वैल्यू आएगा 37 को 50 से डिवाइड किए होंगे ना, तो देखिए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 64 ही रहेगा। इसको अगर इससे डिवाइड किए होंगे ना तो यहाँ पे अगर वैल्यू कितना 5 पूरा जाए, कितना जाए 5 पूरा, यानी 64.54 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप लोग ऑरेली बना सकते हैं 104 का, तो 104 को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन है जो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए ये सब सारे देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से हैं। आप लोग को 106 वाला बता देखें, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने में वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटों में पूरा करेगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ए है, आप लोग को यहाँ पे क्या है बी है और ये आप लोग का सी है। सबसे पहले दक्षता बी की तुलना में ए 40% अधिक है, तो हम लोग देखें बी का मान लें 100 तो ए का क्या हो 40% अधिक यानी 140 हो गया। क्लियर है। अब बोला बी की तुलना में सी 20% कम है, तो देखिए सी जो है ना 20% कम था, 100 में से 20 घटा देते 80 आ गया। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे 7 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 4 है। एक साथ कार्य करने पर तीनों एक साथ 20 घंटे में कार्य पूरा करता है, यानी 7 5 12 12 4 16 16 को हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 320 आ रहा। क्या आ रहा है 320 आ रहा। अब बोल यानी टोटल कार्य कितना हो गया 320 हो गया। अब लिख रहा है ए अकेला उस कार्य का 35% कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए का क्षमता कितना था 7 था। ठीक है। तो देखिए हम लोग ध्यान दीजिएगा टोटल कार्य कितना था 320 था, ए का क्षमता कितना था 7 था। अब इसका कितना बोला 35%, तो 35% नहीं 35 कर देंगे परसेंट यानी 100, तो ऊपर 100 चल जाएगा ना। अब सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व अगर करते हैं आप लोग तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले टोटल वर्क था कितना 320 लाया था मैं। ठीक है। अब इसका था 7 था ए से। ठीक है। अब इसका 35% निकालना था, तो 35 यानी ऊपर होगा ना, ये 35/100 होगा। 7 × 35 यानी 5 बार में हो गया, ये 0 0 कट गया, 5 का पाला में 10 2 बार में, 2 का पाला में 16 32 16 बार में आता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो 16 ओवर इसका राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है फ्रेंड, तो ये थोड़ा सा इसमें आप लोग बनाएगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन होगा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा।
चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग ईजी है। देखिए क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार मानका बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित बड़े मनकों की त्रिज्या क्या होगा? जब भी इस टाइप से होगा, जब किसी को अगर गलाकर बनाते हैं तो उसका हमेशा आयतन को बराबर करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक आयतन इस साइड रखें, एक आयतन इस साइड रखें। तो नया आयतन मान लें कि उसका त्रिज्या आर मान लें बड़ा है, तो 4/3 बड़ा के लिए हम लोग r³ मान लें। क्लियर है? अब तीनों के आयतन में हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए पहला का 4, इसका भी तो 4/3 पाई r³। तो पहला था r कितना था 6 था, तो 6 का क्यूब यहाँ पे लिख देंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। फिर यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे, फिर कितना करेंगे 10 का क्यूब करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए ना, 4/3 पाई कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे r³ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पे टोटल 6 का क्यूब होता है कितना, तो पता नहीं है कितना होता है, 6 का 216 हो गया। ठीक है, 8 का क्यूब 512, फिर 10 का क्यूब होता है 1000। तीनों का सम किया तो 1728 है। 1728 किसका क्यूब रूट होता है, तो 12 का होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मैथ्स बनाते हैं, फास्टली होगा, आप लोग प्रिपरेशन किए तो बन जाएगा ऐसे ही। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 9, 16, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देखिए 3 बार इसका आगे सबसे छोटी संख्या तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 16, 20, 24 का एलसीएम निकालिएगा ना, तो आई थिंक आप लोग एलसीएम निकाले होंगे तो कितना आएगा 720 आएगा। अब जितना शेषफल रहा था उसको ऐड करते तो कितना आ गया 723 आ गया। क्या आ गया 723। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी को इज द राइट आंसर। चलिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन 126 है, महत्तम समापवर्तन 2 है। यदि इसमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, आई होप आप लोग पढ़े होंगे। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी A क्रॉस B होता है। तो एलसीएम का वैल्यू आई थिंक लिख रहा था 126 लिख रहा था, और एचसीएफ का वैल्यू 2 लिख रहा था। पहला संख्या 18 लिख रहा था, दूसरा सेकेंड B लिख रहा था। देखिए 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में आता है। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 9 एक बार में आ गया, 3 अच्छे 36, यानी 9 चौक 36, यानी B का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। तो फ्रेंड बी का वैल्यू कितना है 14, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? तो ये रहा टोटल मैं 40 में मैथ बता दिया हूँ, 40 जीके जीएस मैथ्स जो भी था सारे का सारे मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए अब साइंस का क्वेश्चन आता है, देखता हूँ साइंस के क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा। अगर क्वेश्चन लेवल लायक रहेगा तो मैं पूरे बताऊँगा, नहीं तो केवल समझा दूंगा केवल। ठीक है, देखिए किसी समतल में किसी पिंड की गति को परिभाषित करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स याद है किसी भी समतल में किसी पिंड की गति को दर्शाने के लिए, देखिए आप लोग जानते हैं एक होता है एक्स एक्सिस को जरूरत होती है और एक होता है वाई, तो 2 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंद को, यानी 111 हो गया ना, एक गेंद को 5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 20 मीटर पर सेकंड के स्थिर स्पर्श रेखीय वेग से घुमाया जा सकता है। एक पत्थर भी 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 16 मीटर पर सेकंड के नियत स्पर्श रेखीय वेग से घूम रहा है, तो कौन सा विकल्प दोनों वृत्तीय गति के बारे में सही होगा? तो फ्रेंड इसके देखिए ना, तो दोनों कोणीय वेग क्या होता है समान होगा। कैसे होगा मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए ओमेगा, तो ओमेगा फार्मूला जानते हैं आप लोग, v बाय क्या होता है r होता है, यानी वेलोसिटी बाय रेडियस होता है। तो पहला का देखिए तो वेलोसिटी 20 लिख रहा है और इसका रेडियस कितना लिख रहा था 5 लिख रहा था। तो टोटल निकालेंगे तो 4 यानी कि 4 रेडियन पर सेकंड आ गया। क्लियर है? फिर आप लोग निकालेंगे सेकेंड का, तो ओमेगा निकालेगा तो क्या होता है v बाय r, तो यहाँ पे 16 लिख रहा था, यहाँ पे 4 लिखा था, डिवाइड किया कितना गया कितना रहा, यानी 4 ही आ रहा ना, तो 4 रेडियन पर सेकंड। तो देखिए दोनों का क्या आ गया सेम आ गया, तो राइट आंसर क्या करें दोनों का सेम हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ लिख रहा, यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्ध्य दुगुना कर दिया जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा? सिंपल अर्थ होता है, देखिए आप लोग मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ई का वैल्यू जो फार्मूला जो होता है h/v होता है, h/v होता है। क्लियर है? अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे। v का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे होता है c/λ होता है। क्या होता है c/λ होता है, तो जहाँ पर v है वहाँ पे λ यहाँ कर देंगे, यानी यहाँ पे निकालेंगे तो e1/e2 कर देंगे। क्लियर है? उसी प्रकार सेम यहाँ पे कीजिएगा तो λ/λ1 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा ना तो हाफ हो जाए, क्या हो जाएगी आधी, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यदि दो पिंड गैर शून्य वेग से विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य होगा? तो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा ना, सापेक्ष वेग ज़्यादा हो किसके कंपेरिजन, निरपेक्ष वेग के कंपेरिजन, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अगला देखिए अक्षय प्राकृतिक संसाधन का नाम क्या है जो समाप्त हो जाता है? सबसे पहले अक्षय यानी कि देखिए जो समाप्त हो जाता है, आप लोग खुद बताइए इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो समाप्त हो सकता है? तो सिंपल बात है बायोमास। क्या ये बायोमास? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन का नाम बायोमास है जो समाप्त हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। व्यापक अनुवांशिकता विविधता वाले पौधों की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इको टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको टाइप। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे।
एलियोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग किसके वर्णन करने के लिए किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका प्रयोग एक प्रजाति द्वारा विषाक्त पदार्थों के उत्पादन से दूसरे प्रजाति के विकास को रोकता है। तो 117 का ए होगा। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा क्या है ये। वायु जल अंतरपृष्ठ पर रहने वाले अनासक्त जीव जैसे तैरते पौधे को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर कीजिए, तो इसका होगा न्यू अस्टन होगा। क्या होगा? न्यू अस्टन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% कहाँ पाया था? तो याद रखिए, कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% महासागरों में पाया था। कहाँ पाया था? महासागरों में। जमीनी अवस्था में एक तत्व जिसके एम सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है वह कौन हो सकते हैं? तो देखिए के एलिमेंट आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या लिख रहा है? एम में कितना लिख रहा है? 13 है, तो कौन हो सकते हैं? तो सिंपल में है ना, तो 13 लिख रहा है। तो इसके लिए आप लोग मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए अगर कीजिएगा ना, तो अगर निकालिए तो देखिए ग्राउंड स्टेट पे निकल एम सेल में, देखिए मैं आप लोग बताना था, एम सेल में कितना लिख रहा था? 13 लिख रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, एम को उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले क्या किया, 3s2 निकालिएगा ना, फिर क्या होता है 3p6 होता है, हाँ 3p6 होता है, फिर 3d5 होता है। अब देखिए 6 5 11 2 13, तो ये जो आप लोग का आ रहा 13 आ रहा है, यानी कि आप लोग का ये किस में आ जाएगा? तो एक क्रोमियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? क्रोमियम में। तो यहाँ पे लिखे क्रोमियम होगा। क्रोमियम का 24 होता है ना, तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं। क्लियर है? तो वैसे आप लोग क्या निकालते हैं, देखिए 2 8 करते होंगे, फिर 8 करते होंगे, तो यहाँ पे लास्ट में कितना 2 8, देखिए 8 8 16, 16 2 18, 18 से 24 हो गया ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग जानते हैं हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का केस होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। चलिए एकाधिक यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, एकाधिक का जो नियम दिया गया था वह, यह जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? ये आप लोग को जो दिया गया था डॉल्टन के द्वारा दिया गया था, जॉन डॉल्टन। तो ऑप्शन है नहीं दिया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए दिया गया था जॉन डॉल्टन के द्वारा, यानी कि मल्टीपल प्रोपोर्शन जो थ्योरी दिया गया था जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिवाइजियर के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किससे गुजारा जाता है तो एक लाल रोशनी उत्पन्न होती है? तो इसमें याद रखें, लाल रोशनी के बारे में बोले तो नियॉन से गुजारने पर क्या होती है? लाल रोशनी प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम गैस क्या होता है? पीले रंग की होती है। वही स्ट्रोंशियम पटाखों में चमकीला रंग लाल, अब बेरियम का रंग क्या होता है? हरा होता है। किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार बदला जा सकता है? तो इसके लिए आप लोग जानते हो विकिरणित ऊष्मा जल को अवशोषित करने से, तो यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में से किसके एक मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे अधिक एंट्रोपी जो होती है किस गैस में होती है? तो हाइड्रोजन गैस में होती है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन गैस के एक मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? तो और एंट्रोपी का अगर बोलते हैं फार्मूला क्या होता है? एस का जो फार्मूला होता है Q/T होता है। क्या होता है? Q/T होता है। अब इसका यूनिट करेंगे तो जूल पर केल्विन होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसे सलाद पत्ता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद है, सलाद पत्ता जो कहते हैं ऑप्शन के कौन? उल्वा को कहते हैं। क्या बोलते हैं? उल्वा को सलाद पत्ता कहा जाता है। कौन सी बीमारी केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो आप लोग का होता है ट्रिपैनोसोमिया होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिख रहा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करके एड्स का कारण बन जाता है, इसके क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें होता है CD4 होता है। क्या होता है? CD4 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? काफ़ी इंटरनली क्वेश्चन पूछा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित उस हार्मोन को पहचाने जो जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भावस्था की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। मैं बताना चाहता हूँ, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित वह हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जो जानवरों के प्रसव के दौरान गर्भावस्था की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं के कारण होता है, जो महिला बांझ होती है? तो इसका राइट आंसर होता है टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा। तो टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं के कारण बनती है, और ऐसी महिलाएं क्या होती है? बांझ होती है। देखिए, टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोम विकास होती है जो एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। अब इसमें याद रखिए, टोटल क्रोमोसोम की संख्या कुल कितना होता है? 45 होती है। क्लियर है? इस याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं क्या लिख रहा है। पहला, तो पहला लिख रहा, हेलिक्स में गहरी चौड़ी बड़ी नाली और एक ऊर्ध्वकी संकीर्ण छोटी नाला होती है। पहला, तो कौन सी गलती? पहला आप लोग का बिल्कुल सही है। एडेनिन थायमिन में 3 हाइड्रोजन संयोजन बंद हो सकता है और गुआनिन साइटोसिन में 2। ये आप लोग का गलत है। प्रत्येक 34 एंगस्ट्रॉम में पूर्ण मोड़ होता है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड आप लोग का बी गलत है, क्योंकि देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, डीएनए सबसे पहले आप लोग को पता है। देखिए डीएनए का शेप इस टाइप से होता है, यानी कि ये तो देखिए ये डबल हेलिकल होता है। क्लियर है? इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें जो देखिए इसमें हाइड्रोजन का जो यानी न्यूक्लिक एसिड जो ए और टी होता है, यानी ए डबल बॉन्ड टी होती है और सी और ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। यानी एडेमिन और थायमिन डबल बॉन्ड से होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं। तो इसमें गलत लिख रहा था, यानी देखिए यहाँ पे लिख रहा है एडेमिन थायमिन 3 से लिख रहा है, जो कि गलत है। लेकिन आई रिपीट, एडेमिन और थायमिन, देखिए एडेमिन और थायमिन डबल बॉन्ड से होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड से होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का स्तर कैसे बदलता है? हमेशा याद रखें फ्रेंड, पाचन के विभिन्न चरणों में पीएच का जो स्तर होता है वो अम्लीय से क्षारीय में बदलता है, अम्लीय से क्षारीय में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, अम्लीय से क्षारीय में। देखिए मुंह का पीएच मान जो होता है ना 6.2 होता है, 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है। क्लियर है? चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑफसेट इकॉर्निया, ये बिल्कुल आप लोग का सही है। जलकंद हल्दी, तो जलकंद हल्दी इसमें अगर देखा तो गलत है, ये गलत मिलान है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को ही गलत कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तना आलू, ठीक है। ये कौन निम्नलिखित में से जानवरों को कौन सा समूह बाह्य निषेचन दर्शाता है? तो फ्रेंड बाह्य निषेचन जो दर्शाता है आप लोग या मछली, मेढक और सैलामेंडस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर लीजिए। क्लियर है? कैरियल विधि का उपयोग करके किस तत्व की गणना करते हैं? तो याद रखें, कैरियस विधि का प्रयोग करके हैलोजन, हैलोजन है बिल्कुल, हैलोजन तत्व की गणना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान के जनक जो फ्रेडरिक वॉलर है। कौन है? फ्रेडरिक वॉलर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए किस प्रकार के पॉलीमर का उपयोग किया था? तो फ्रेंड्स इसके लिए याद रखिएगा ना, इसमें देखा था केवलर भी होता है, पॉलीकार्बोनेट से पी उपयोग एक से अधिक हो जाएगा। याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए केवलर, पॉलीकार्बोनेट्स एवं पीएमएम का प्रयोग किया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। किस बंधन में रासायनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखें, सबसे अधिक जो होती है मात्रा सबसे अधिक जो होती है वह सहसंयोजक बंधन में होती है। किसमें होती है? सहसंयोजक बंधन में रासायनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा आगे क्या करना है। देखिए, कौन गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? तो 139 की बात करना चाहते हैं। तो देखिए धुएँ जो होता है ना आप लोग का एक प्रकार का वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आप लोग का प्रदूषित हो गया। क्लियर है? चलिए ये सब कणीय प्रदूषक के कुछ उदाहरण हैं। किस घोल में रखने पर पौधा सिकुड़ जाता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखें, हाइपरटोनिक घोल में। देखिए हाइपरटोनिक घोल की विलय सांद्रता अधिक होती है। जब किसी पौधे या पशु कोशिका को इस घोल में रखा जाता है तो कोशिका क्या होता है? सिकुड़ जाती है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका में मौजूद जल बाहर की ओर चला जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, और उससे जल की कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तत्वों के बीच तुलनात्मक रूप से आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे कहाँ पे? तो इसके लिए याद रखिएगा ना, कम आयनीकृत एंट्रोपी और उच्च इलेक्ट्रॉनिक बंधुता से। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। किन्हीं दो रंगों के बीच विचलन के अंतर को क्या कहता है? हमेशा याद रखेगा, किन्हीं भी दो रंगों के बीच विचलन को क्या बोलते हैं? तो इसको ना बोलते हैं कोणीय फैलाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय फैलाव बोलते हैं। आई होप आप लोग पढ़े हुए होंगे। सर्वाधिक वन विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। क्लियर है? चलिए पतले लेंस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस लंबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए कीजिएगा ना, तो 143 का इसमें कोई विषय नहीं है, क्योंकि देखिए इसका सूत्र जो होता है आप लोग पढ़े होंगे 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। आप लोग को पता है अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अवतल लेंस के लिए f धनात्मक होता है, पहला आप लोग का गलत हो गया। उत्तल लेंस के लिए ऋणात्मक गलत हो गया। अपसारी के लिए धनात्मक नहीं, गलत हो गया। तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो गया।
चलिए, वे कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसे नाभिक में जोड़े जा सकते क्या कहलाते हैं? तो वैसे कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसके नाभिक में जोड़े जा सकते उसे न्यूट्रॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न हो सकता है? तो याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसमें सारे हो जाए, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक बदलता विद्युत क्षेत्र से भी होता है, गतिमान से भी होता है। निम्नलिखित में कौन बाहरी बल की क्रिया के तहत गति करने पर भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कठोर पिंड होगा। क्या होगा? कठोर पिंड होगा। निम्नलिखित में किसमें भली भांति परिभाषित ज्यामितीय बाह्य आकृतियां होती है? तो 147 का करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस होगा। लेंस क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पता है, लेंस एक छवि बनाने वाला उपकरण होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बस 2 क्वेश्चन शायद और आप लोग का, देखता हूँ क्या ये। एक लोहे के छड़ को गर्म किया जाता है, गर्म होते ही इसका रंग बदल जाता है, कौन सा रंग सबसे अधिक का तापमान देगा? तो याद रखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा, एक लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है तो गर्म होते उसका रंग बदल जाता है, तो जिसमें नीले रंग सबसे अधिक तापमान का संकेत देता है। ठीक है, नीला रंग। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, मूल स्थान का चुंबकीय पारगम्यता का इकाई क्या होता है? तो याद रखिए, इसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिससे हम लोग बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो इसको बोलते हैं टी पर ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा, यानी कि वेबर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो चलिए, ये आप लोग के पूरे मैं क्वेश्चन लाया था, 150 क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूँ, जिसमें आप लोगों को केवल 30 क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया हूँ। कुछ क्वेश्चन जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस था वहाँ पे ज़्यादा मैं फोर्स किया हूँ, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था उसको मैं इग्नोर कर दिया हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बनता हूँ तो और भी आप लोगों के सामने सेट नंबर 2 यानी प्लेटफॉर्म बुक का जो भी क्वेश्चन होंगे सारे को मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। मैं पूरे का पूरे ईमानदारी पूर्वक मैं जुड़ा रहूँगा। क्लियर? बस आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूँगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, और आप लोग अगर कंप्लेन होगा तो जरूर कुछ लिखिएगा। मैं समझ रहा हूँ साइंस का जो क्वेश्चन बताऊँ मैं ज़्यादातर नहीं बताया हूँ, इसके पीछे रीजन है कि इसमें जो साइंस का क्वेश्चन था कुछ ज़्यादा अपर लेवल का था, जिस टाइप्स का पूछा था बीपीएससी में उस टाइप्स का नहीं था। अगर उस टाइप्स से आएगा तो मैं पूरे का पूरे डिटेल्स के बता दूंगा। क्लियर है? चलिए, खुश रहने के लिए आर्थिक स्थिति का नहीं बल्कि मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। बस इस चीज़ को याद रखिएगा और अपने पथ पे चलिएगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।